वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म क्या है, इसके अलामात क्या है, इसका ट्रीटमेंट और इसके लिए कौन सी थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं और इसकी कॉजेज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके अलामात 2.5 से 3 साल की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। इसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और इसका दूसरी वजह ये है कि इसमें हर मुतासिर अफराद के सिम्टम दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसके अलावा अलामात की शिद्दत भी हर मुतासिर फ़र्द में दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। किसी को सेंसेस को लेके ज़्यादा इशू हो सकते हैं, किसी के बिहेवियर को ज़्यादा इशू हो सकते हैं। अब बात आ जाती है इसकी अलामात की, तो उसमें ये कि ये 3 मेजर एरियाज़ में इसके प्रॉब्लम आता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, गुफ्तगू या बातचीत में मुश्किल और दुश्वारी आती है। वो गुफ्तगू को स्टार्ट नहीं कर पाते और अगर कर लें या उनसे कोई गुफ्तगू स्टार्ट करे तो वो कन्वर्सेशन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। कहाँ पर किस बात का कैसे क्या जवाब देना। रिलेशनशिप डिफ़िकल्टी आती है, वो नए ताल्लुकात नहीं बना सकते, ताल्लुकात निभा नहीं सकते, उनकी कोई स्पेसिफ़िक एसोसिएशन नहीं होती पेरेंट के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ। इस तरह के इशू होते हैं। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर में वो मखसूस किस्म के रवैयों को बार बार करते हैं, मतलब कोई वर्ड बार बार बोलना, हैंड फ्लैपिंग, कोई एक्ट बार बार करना। कुछ बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स भी होता है, जिसमें ये होता है कि वो अपनी सेंसेस को लेकर या तो ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं या फिर अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे कि वो ख़ास किस्म का खाना नहीं खा पाएंगे, उनसे उनको इरिटेशन होगी, किसी ख़ास किस्म की स्मेल सी होगी, किसी साउंड पे वो कानों पे हाथ रख लेंगे। इस तरह के वो दूसरों के एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पाते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज उनकी नॉर्मल नहीं होती। इसके अलावा ये होता है कि दूसरों के जज्बात को समझ पाना, उसमें प्रॉब्लम आती है। कुछ ये भी होता है कि टो वॉकिंग करते हैं, पैरों के अंगूठों पे अगले हिस्से पे पैरों के चलना, पूरा पाँव नीचे नहीं लगाते। इसके अलावा ये होता है कि ये अपनी चीज़ों को लेके मखसूस रूटीन बना लेते हैं, तो उसमें तब्दीली इनसे बर्दाश्त नहीं होते। वही कपड़े पहनने, उसी खिलौनों के साथ खेलना, उसी टाइम खेलना, वो टाइम आगे पीछे हो जाए तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उस पर इनके बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह वाले इश्यूज़ होते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके कॉजेज़, रिस्क फैक्टर और वजूहात पे। इसमें यह है कि सबसे पहले ये कि फैमिली में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो, ऑटिज़म की हिस्ट्री हो, ऑटिज़म पहले से रन कर रहा हो। इसके अलावा जेनेटिक्स आ जाते हैं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम बनते हैं। फ्रजाइल सिंड्रोम इसकी एक बेसिक रीज़न बनते हैं। पेरेंट का ओवर एज होना और इसके अलावा बर्थ रेट कम होना, इस तरह के इश्यूज़ रिपोर्ट किए गए हैं। वैसे इसकी साइंटिफिकली कोई रीज़न अभी तक सामने नहीं आई है, किसी रिसर्च से पता नहीं चला है। ये तो थे जेनेटिकल इश्यूज़। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी आ जाते हैं जिसके हम ले सकते हैं। पेरेंट्स में वायरल इन्फेक्शन वगैरह की हिस्ट्री का होना भी आ जाता है। अच्छा जी, अब डायग्नोसिस की बात करें तो मेडिकली इसका कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और स्केल्स वगैरह डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स आ जाते हैं, ऑटिज़म के चेकलिस्ट्स वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि ऑब्जर्वेशन की जाती है थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके अलावा जो केयर गिवर या पेरेंट्स से अर्ली बर्थ और बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ की हिस्ट्री ली जाती है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है या कोई और प्रॉब्लम है। ऑटिज़म का डायग्नोसिस जितना अर्ली हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। सिम्टम्स उतना जल्दी मैनेज हो जाती हैं, उतना इजीली मैनेज हो जाती हैं। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट में फार्माकोथेरेपी और साइकोलॉजिकल थेरेपी दोनों की जाती हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी जो फार्माकोथेरेपी है वो शदीद किस्म के सिम्टम्स हों, सीवियर हों, फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। और साइकोथेरेपी में डिफरेंट थेरेपीज़ आ जाती हैं, जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है। बिहेवियर थेरेपी के थ्रू इसके ऊपर काम किया जाता है।
कम्युनिकेशन थेरेपी आ जाती है, इसमें बच्चे की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है। ऑक्यूपेशन थेरेपी में उसको डेली लिविंग फंक्शनल स्किल्स सिखाए जाते हैं और फिज़िकल थेरेपी में उनकी सेंसरी नीड्स को पूरा करने के लिए कोशिश की जाती है और उनको सेंसरी नीड्स के लिए काम किया जाता है। इसके बाद पेरेंट ट्रेनिंग में ये आ जाता है कि हम पेरेंट को ट्रेन करते हैं कि उन्होंने बच्चों को घर में कैसे ट्रीट करना है, आपने उनको बाहर लेके जाना है तो कैसे ट्रीट करना है, उससे सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी मैनेज हो जाती हैं। इसके अलावा स्पीच थेरेपी आ जाती है। ऑटिज़म के साथ कुछ बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं और उनको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर स्पीच थेरेपी के थ्रू उनकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है।